आईपीएस संजीव भट्ट एक जमाने में गुजरात पुलिस का एक फेमस पुलिस ऑफिसर, जितना फेमस उतना ही कंट्रोवर्शियल भी, क्योंकि इनके नाम के साथ किसी न किसी तौर पर जुड़ा है गुजरात के आने वाले हमारे देश के दो मजबूत शख्सियत नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों पर अतीत में लगे लगभग हर इल्जाम में संजीव भट्ट के नाम का जिक्र तो आ ही जाता है। तो आखिर आईपीएस संजीव भट्ट का नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ ऐसा क्या कनेक्शन रहा है? वही एक ऐसा जेलर जिसके ट्रांसफर के विरोध में हजारों कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी। इतना ही नहीं, कितनों ने तो अपने नसें भी काट ली, लेकिन आज वो खुद जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संजीव भट्ट से जुड़ा मामला है क्या है डार्क ट्रुथ ऑफ आईपीएस संजीव भट्ट। फिलहाल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे इस आईपीएस ऑफिसर की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल संजीव भट्ट एक नहीं बल्कि कई मामलों में विवादों में रहे हैं। विवादों के साथ इनका चोली दामन का साथ रहा है। इनका जन्म 21 दिसंबर साल 1963 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता एक टेक्सटाइल मिल के मैनेजर थे। इन्होंने वर्ष 1985 में आईआईटी बॉम्बे से एमटेक की डिग्री हासिल की है, लेकिन बाद में ये आईपीएस बन गए, जिसके बाद साल 1988 में इन्हें गुजरात कैडर अलॉट किया गया और फिर यहीं से होती है इनके असल कहानी की शुरुआत। क्योंकि फिर वक्त आया साल 1990 का। ये वो साल है जो इनकी जिंदगी से ऐसा जुड़ा जिसने इनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। वर्ष 1990 में संजीव भट्ट जामनगर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। आपने ये तो सुना ही होगा कि साल 1990 में उस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, उस वक्त बिहार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके अगेंस्ट पार्टी की ओर से देश भर में भारत बंद बुलाया गया था। इसी को लेकर प्रोटेस्ट गुजरात के जामनगर के एक इलाके जमजोधपुर में भी हो रहा था, जिसमें उस वक्त सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसके बाद संजीव भट्ट की टीम की ओर से करीब 133 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। कहा जाता है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोगों को काफी टॉर्चर किया गया। इन्हीं में से एक थे प्रभुदास वैष्णवी, जिन्हें काफी खराब हालत में पुलिस ने रिहा किया, लेकिन फिर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जिसके बाद प्रभुदास वैष्णवी के भाई ने जामनगर कोर्ट में गुहार लगाई कि पुलिस टॉर्चर की वजह से उनके भाई की मौत हुई है। इस मामले में 8 पुलिस वालों पर कस्टोडाइल डेथ को लेकर मामला दर्ज किया गया, जिनमें से एक संजीव भट्ट भी थे। और बता दें कि संजीव भट्ट उसी मुकदमे की आज भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन संजीव भट्ट की कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें कई मोड़ हैं। वैसे इस केस की बात करें तो इस पूरे मामले में सीआईडी इन्वेस्टिगेशन भी कराई गई। हालांकि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक संजीव भट्ट अपने पद पर बने रहे। सीआईडी को इस मामले में संजीव भट्ट के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इस केस में साल 1995 तक कोई फैसला नहीं आया था और उसके बाद गुजरात कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया गया। इस तरह से साल 1990 का ये मामला साल 1995 में करीब बंद हो गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये पूरी कहानी तो बस बैकग्राउंड भर थी? असली कहानी तो अब साल 2011 में शुरू होती है। जी हाँ, साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो गुजरात दंगों को लेकर ही साल 2011 में एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसे लेकर संजीव भट्ट को भी इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया। अब आखिर गुजरात दंगों को लेकर संजीव भट्ट से पूछताछ क्यों की गई, ये जानना भी तो जरूरी है ना। तो पहले सिलसिलेवार ढंग से इसे भी समझ लीजिए। संजीव भट्ट ने दिसंबर 1999 से सितंबर 2002 तक स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस के तौर पर काम किया। ऐसे में गुजरात के इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े सभी मामले भी उनके अंडर थे। इनमें बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी से लेकर वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके जिम्मे थी। वहीं संजीव भट्ट नोडल ऑफिसर भी थे, जो कई सेंट्रल एजेंसीज और सेना के साथ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करते थे। अब क्योंकि उस वक्त संजीव भट्ट इतनी बड़ी पोस्ट पर थे और उन्होंने उस वक्त के सीएम रहे नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी का जिम्मा भी संभाला था, इसलिए साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर संजीव भट्ट से भी पूछताछ हुई। अब जब साल 2011 में संजीव भट्ट से पूछताछ हुई, तो उसके बाद इसे लेकर संजीव भट्ट ने एक एफिडेविट सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जिसमें साफ तौर पर उस गुजरात दंगों का जिम्मेदार उस वक्त के सीएम रहे नरेंद्र मोदी को बताया गया था। जरा सोचकर देखिए, एक सीएम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना एक ऑफिसर के लिए कितना टफ रहा होगा। अब इसमें कितनी ईमानदारी थी और कितनी राजनीति, इसे लेकर कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। क्योंकि जहां इस मामले पर फिलहाल नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई है, तो वहीं दूसरे कई मामलों में संजीव भट्ट उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। खैर, बात संजीव भट्ट के एफिडेविट की करें तो उसके अनुसार गोधरा कांड के बाद 27 फरवरी 2002 की शाम मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें वो मौजूद थे। इस मीटिंग में उस वक्त सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों से कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा उतारने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी साफ शब्दों में कहें तो संजीव भट्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों से बदला लेने की बात की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजीव भट्ट के इसी एफिडेविट के बाद वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निशाने पर आ गए थे। कहा जाता है कि जिस दिन संजीव भट्ट ने इस खुलासे की बात कही, ठीक उसी शाम गुजरात सरकार ने संजीव भट्ट के गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। उसी शाम गुजरात सरकार ने संजीव भट्ट पर चलने वाले एक 20 साल पुराने केस को दोबारा से निकाल लिया, जिस पर अब तक हाई कोर्ट ने पहले ही स्टे लगा रखा था। जी हाँ, साल 1990 को प्रभुदास वैष्णवी के कस्टोडियल डेथ वाला मामला अब फिर से खुल चुका था। इसके साथ दूसरा मामला था साल 1996 का एक ड्रग प्लांटिंग केस। संजीव भट्ट की मुसीबत यही कम नहीं हुई। बिना कारण बताए छुट्टी लेने के कारण और सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग का आरोप लगाकर अगस्त 2011 में ही संजीव भट्ट को सर्विस से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर सितंबर 2011 को संजीव भट्ट को अरेस्ट भी किया जाता है। हालांकि उस वक्त 17 दिन बाद ही संजीव भट्ट को जमानत मिल जाती है, लेकिन फिर साल 2015 में संजीव भट्ट को पूरी तरह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो
साल 2018 में पहले संजीव भट्ट और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा हटाई जाती है, फिर उस घर को अवैध बताकर तोड़ दिया जाता है जिसमें वो और उनका परिवार करीब 28 सालों से रह रहा था। और फिर वक्त आता है संजीव भट्ट की गिरफ्तारी का। साल 2018 के बाद से संजीव भट्ट अब तक जेल की सलाखों के पीछे ही हैं। इन मामलों को लेकर कई बार सुनवाई हुई, इसके बाद से वो लगातार अदालती लड़ाइयों में उलझे रहे। साल 2019 को जामनगर के सेशन कोर्ट ने अपने 400 से ज्यादा पन्नों को फैसले में संजीव भट्ट समेत 2 लोगों को कस्टोडियल डेथ मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। उधर संजीव भट्ट जेल में थे, इधर उसी दौरान उनकी पत्नी ने ये आरोप लगाया था कि उनके पति की जान खतरे में। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में ये भी लिखा था कि एक हाई स्पीड से आते ट्रक से उन्हें और बेटे को मारने की कोशिश की गई है, उन्हें जान से मारने की थ्रेट मिल रही है। वैसे आपको बता दें कि संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने वर्ष 2012 में कांग्रेस के टिकट पर अहमदाबाद की मणिनगर विधानसभा सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। अब बात करते हैं साल 1996 के उस ड्रग प्लांटिंग केस की। इस मामले की शुरुआत 1996 से होती है, जब राजस्थान के एक वकील को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पालनपुर में उसके होटल के कमरे से ड्रग्स की जब्ती के बाद गिरफ्तार किया था और तब से वो इस मामले को लेकर भी हिरासत में। हालांकि इसे लेकर संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि आईपीएस से बर्खास्ती से पहले भी संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हल्फनामा दायर किया था, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार की मिली भगत का आरोप लगाया गया था। हालांकि इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट आए हैं? कम से कम 1 दर्जन बार। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि संजीव भट्ट का नाता कई विवादों से रहा है। अपने पूरे करियर के दौरान संजीव भट्ट पर कई आरोप लगे हैं। संजीव भट्ट पर साल 1998 में पुलिस लॉकअप में टॉर्चर करने का एक और आरोप लग चुका है। वहीं संजीव भट्ट ने गुजरात के कई बड़े लीडर्स की हत्या के पीछे अमित शाह का हाथ होने की बात भी कही है। आपको बता दें कि संजीव भट्ट सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहे हैं और अक्सर बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तल्ख टिप्पणियां करते रहे हैं। वहीं कई तरह के विवाद ऐसे भी हैं जिसमें वो खुद भी लपेटे में आए हैं। उनके द्वारा गुजरात में हुई कई कथित फर्जी मुठभेड़ों में अमित शाह का हाथ होने की बात कही थी, लेकिन ये आरोप भी कोर्ट में प्रूफ नहीं हो सके। वैसे गुजरात के पूर्व आईपीएस रह चुके संजीव भट्ट से जुड़ा एक और मामला है जो काफी इंटरेस्टिंग है। ये मामला है साल 2003 का। उस वक्त संजीव भट्ट साबरमती सेंट्रल जेल में जेलर के तौर पर पोस्टेड थे। उस वक्त वो कैदियों के बीच काफी मशहूर थे। उन्होंने जेल में खाने में गाजर का हलवा शामिल कराया था। फिर 2 महीने में कैदियों से नजदीकियां बढ़ाने को लेकर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये खबर मिलते ही जेल कैदियों ने सुबह का नाश्ता लेकर से इनकार कर दिया। केवल इतना ही नहीं, कई कैदियों ने अपनी नस तक काट ली थी। हजारों कैदी भूख हड़ताल पर बैठ गए। तब कैदियों ने संजीव भट्ट को वापस लाने का नारा भी लगाया था। वैसे आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि करीब 3 दशकों तक गुजरात में अपनी सेवा देने वाले इस आईपीएस ऑफिसर का करीब 1 दशक तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ। जी हाँ, साल 2007 तक संजीव के साथ के अफसर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन संजीव भट्ट के करियर को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी रही कि 10 सालों तक इनका प्रमोशन ही नहीं हुआ। वर्ष 1997 तक वो एएसपी ही रहे। आपको बता दें कि साल 2018 में संजीव भट्ट ने सोशल मीडिया पर भगवान हनुमान और सीता को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने एंग्री हनुमान जी की एक फोटो पोस्ट कर सवाल किया था कि क्या सीता ने इनसे खुद को सुरक्षित महसूस किया होगा। संजीव भट्ट की जिंदगी से जुड़ी कई बातें बेहद पेचीदा हैं। इसे लेकर एक बार में सारी बातें पूरी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप संजीव भट्ट के बारे में क्या सोचते हैं? एक हीरो या एक विलेन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि आईपीएस संजीव भट्ट का यह चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ सके।